नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीडीएड वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी। इन्वायरमेंट की क्लास करेंगे और टॉपिक रहेगा पहला जो टॉपिक हमारा परिवार और हमारे मित्र। इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, सारा कुछ बताएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से अभी तक कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्या हम पढ़ के जाएं इस टॉपिक से कि 1 नंबर हमारा कंफर्म हो जाए, क्योंकि 1 नंबर तो हमारा परिवार हमारे मित्र से आता ही आता है एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है ईवीएस पर्यावरण का पहली क्लास है और हमारा परिवार हमारा मित्र टॉपिक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाली है। परिवार अर्थात फैमिली। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि सदस्य होते हैं जो साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कौन होता है? परिवार। एकल परिवार। परिवार के प्रकार के बारे में जान लीजिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। परिवार के प्रकार। एकल परिवार, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार को छोटा परिवार भी बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और उसके बच्चे, इसको हम बड़ा परिवार बोलते हैं। तो संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है। तीसरा होता है विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार में दादा दादी, चाचा, इसके बाद रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उनको हम विस्तारित परिवार कहते हैं। हालांकि एक एकल संयुक्त 2 ही परिवार, लेकिन विस्तारित परिवार भी होता। अगर पूछ आए तो ऑप्शन आ सकता है कि कौन से परिवार में सब लोगों के साथ रिश्तेदार भी रहते हैं, या विस्तारित परिवार की परिभाषा, विस्तारित परिवार के उदाहरण ऐसे पूछे जाए तो रिश्तेदार उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। अगला, परिवार के कार्य क्या होते हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। परिवार का कार्य बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा और संस्कार देना, सुरक्षा और सहयोग देना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना। अब इन्हीं टॉपिक से आपका प्रश्न उठा लेगा मॉडरेट क्वेश्चन करके। ठीक है, तो सभी को समझते जाना है, हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाना है। एनसीईआरटी बेस्ड है और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9630689598। ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अगला है परिवार के सदस्य की भूमिकाएं क्या है? माता पिता, बच्चों की देखभाल, शिक्षा और मार्गदर्शन, दादा दादी, नाना नानी, अनुभव और परंपराओं की शिक्षा, भाई बहन, सहयोग और साथ निभाना। ये परिवार के सदस्य की भूमिकाएं होती। मित्र और फ्रेंड्स में क्या होता है? मित्र वे लोग होते हैं जिनके साथ हम खेलते, पढ़ते और अपनी बातें साझा करते हैं। अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं होती हैं? अच्छे मित्र होते मदद करने वाला होता है, ईमानदार होता है, भरोसेमंद होता है, सहयोगी होता है, खुशियां और दुख साझा करने वाला होता है। ये होते अच्छे मित्र की विशेषताएं। तो मित्र का भी चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब आती है दोस्तों मित्रता, क्योंकि मित्रता का महत्व क्या होता है? मित्रता का महत्व होता है आत्मविश्वास बढ़ा देना, सामाजिक कौशल विकसित होना, सहयोग और सहानुभूति सीखना, समूह में काम करना सीखते रहना। अब सोचिए कि ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कोई एक कहानी, कोई एक शब्द जोड़ के पूछ लिया जाएगा। तो हमें भाव और अर्थ को समझना है, भावार्थ समझना है कि अगर मित्रता का महत्व से कोई भी इर्द गिर्द प्रश्न पूछा जाए तो हमें भावार्थ देखना है। आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, सामाजिक कौशल विकसित होना चाहिए, सहयोग और सहानुभूति सीखना चाहिए, समूह में काम करना सीखना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जिसने भावार्थ को समझ लिया वो जितना भी मॉडरेट क्वेश्चन पूछे बिल्कुल बन जाएगा, A to Z बनेगा। सभी ध्यानपूर्वक सभी कमेंट कीजिएगा। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, परिवार और मित्रों के मिलने वाले जो मूल्य होते हैं वह क्या होता है? परिवार और मित्रों से क्या मिलने वाला मूल्य? प्रेम और स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है, सहयोग मिलता है, अनुशासन मिलता है और साझेदारी। फिर है परिवार और मित्रों के साथ जिम्मेदारियां क्या होती हैं? तो बड़ों का सम्मान करना, घर के कामों में सहयोग करना, मित्रों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना, झगड़ा होने पर समझदारी से समाधान करना। ये होता है परिवार और मित्रों के साथ जिम्मेदारियां होती। अगला है कि बच्चों के विकास में भूमिका किसकी होती है? तो परिवार और मित्र बच्चों के सामाजिक में, भावनात्मक, मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो 7 पॉइंट्स थे जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन्हीं से इर्द-गिर्द पूछा ही जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान देना है कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार के मुख्य प्रकार एकल और संयुक्त परिवार होता है।
मित्रता से सामाजिक विकास होता है। मित्रता से क्या होगा? तो मित्रता से सामाजिक विकास होता है। और परिवार बच्चों को संस्कार और सुरक्षा देता है। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं और इनसे इर्द-गिर्द आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप लोगों को कमेंट भी वर्क करना है कि परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। इनमें कम लोग रहते हैं। यह सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है। इनमें केवल बच्चे रहते हैं, केवल गांव में रहते हैं। देखिए तो केवल तो निगेटिव हो गया, कई बार हम बता चुके हैं। इनमें कम लोग रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएगा। बचता यह सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्यों मानी जाती? क्योंकि यह सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब उत्तर ही दे दिया गया कि परिवार को समाज की छोटी इकाई मानते, लेकिन रीजन पूछ लिया गया है कि यह सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है, इसलिए परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अगला, इनमें से कौन एकल परिवार का उदाहरण है? दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे। तो मैंने क्या बताया? एकल परिवार मतलब माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं, ऐसे परिवार को हम एकल परिवार बोलते हैं, छोटा परिवार बोलते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार में सामान्यतः कौन कौन रहते हैं? तो संयुक्त परिवार में केवल माता पिता, केवल भाई बहन, कई पीढ़ियों के सदस्य, केवल दादा दादी। तो आप लोगों ने देखा होगा केवल 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 3 में दिया, लेकिन तीसरे में केवल क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये सही ऑप्शन है। संयुक्त परिवार में सामान्यतः कौन रहता है? कई पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। एनसीईआरटी वेस्ट हमारी क्लास चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। अगला प्रश्न है, बच्चों का प्रारंभिक समाजीकरण कहाँ होता है? विद्यालय में, परिवार में, बाजार में या मंदिर में? तो सभी लोग जानते हैं बच्चों का प्रारंभिक जो समाजीकरण होता है कहीं ना कहीं परिवार, फैमिली में ही होता है। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी, ये बनना चाहिए आपसे। परिवार का प्रमुख कार्य क्या होता है? बच्चों का पालन पोषण, राजनीति, उद्योग या व्यापार? सभी लोग बताइए। तो परिवार का जो मुख्य कार्य होता है वह बच्चों का पालन पोषण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास मुख्यतः किससे होता है? मित्र समूह, बाजार, मीडिया या पुस्तकालय? तो बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास किससे होता है? मित्र समूह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मित्रता से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? स्वार्थ, सहयोग, भय या अकेलापन? जी हाँ साथियों, सभी लोग बताइए। मित्रता से बच्चों में कौन सा गुण जो है विकसित हो जाता है? तो मित्रता से कहीं ना कहीं सहयोग वाली भावना जो है वह विकसित हो जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सभी लोग बताइएगा, परिवार में संस्कार और मूल्य कौन देता है? पड़ोसी, माता पिता और बुजुर्ग, दुकानदार या मित्र देते? सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक। परिवार में संस्कार और मूल्य कौन देता है? तो परिवार में संस्कार और मूल्य जो होता है कहीं ना कहीं माता पिता और जो बुजुर्ग होते हैं वे देते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। परिवार में दादा दादी की मुख्य भूमिका क्या होती है? व्यापार करना, बच्चों को अनुभव और परंपराएं बताना, पढ़ाई कराना या राजनीति करना? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि परिवार में दादा दादी की जो मुख्य भूमिका होती है बच्चों को अनुभव और परंपराएं बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम ज़्यादा उम्र तक देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अगला प्रश्न है, अच्छा मित्र कौन होता है? जो झगड़ा करे, जो धोखा दे, जो सहयोग करे और भरोसेमंद हो, या जो खेल खेले? सभी लोग जानते हैं, आप खुद सोचिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अच्छा मित्र वही होगा जो सहयोग करे और भरोसेमंद हो, मदद भी करे और भरोसा भी होना चाहिए, उस पर भरोसा करने लायक हो, भरोसा कर सके हम। अगला, मित्र समूह बच्चों में किस भावना का विकास करता है? जो मित्र होता है समूह बच्चों में प्रतिस्पर्धा का, सहयोग का, अकेलापन का या भय का, किसका होगा? तो मित्र समूह जो होता है बच्चों में किस भावना का विकास होता है? तो कहीं ना कहीं सहयोग की भावना का विकास होता है। मित्र का नाम लेना ही मतलब सहयोग, मदद की बात होती है। कहते ना फोन लगा, मित्र यार एक मदद चाहिए थी, दोस्त यार एक हेल्प चाहिए थी। तो बच्चों के विकास में परिवार का प्रभाव कैसा पड़ता है? अस्थायी होता है, सीमित होता है, स्थायी और गहरा होता है, या कोई प्रभाव ही नहीं होता है? तो बच्चों के विकास में परिवार का जो प्रभाव होता है कहीं ना कहीं स्थायी और गहरा प्रभाव होता है।
जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परिवार में बच्चों को जिम्मेदारी कैसे सिखाई जा सकती है। कहते हैं ना घर में कि जिम्मेदारी आएगी तो बेटा बेटी कोई भी अपने आप सुधर जाएंगे। तो परिवार में बच्चों की जिम्मेदारी सिखाई जाती है, डांट कर, घर के छोटे काम देकर, अकेला छोड़कर या खेल रोक कर। तो जिम्मेदारी हम कैसे देते हैं, कोई ना कोई से उनको क्या करेंगे, छोटा कार्य दे देंगे, यानी घर के छोटे काम देकर हम जो है परिवार को जिम्मेदारी सिखा सकते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों के साथ खेलने से क्या सीखते हैं, सहयोग और नियम पालन, अकेलापन, डर या झगड़ा सीखते हैं। तो आप जानते हैं मित्रों के साथ खेलने से क्या सीखते हैं। मित्रों के साथ अगर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सहयोग और नियम पालन आता है, रूल एंड रेगुलेशन जो होता है, रूल्स की बात होती है। अगला प्रश्न है परिवार बच्चों को क्या प्रदान करता है, केवल भोजन, केवल शिक्षा, केवल पैसा। देखिए तीनों केवल को काट दीजिए, बचता क्या है, प्रेम, सुरक्षा और संस्कार। तो परिवार बच्चों को क्या प्रदान करता है, प्रेम, सुरक्षा और संस्कार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी होती है, परिवार, बाजार, मीडिया या सड़क। क्या प्रश्न है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था मानी जाती है, तो व्यक्तित्व निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के समाजी विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, अकेलापन, मित्रों के साथ संपर्क, केवल पढ़ाई या केवल मोड़ाई। तो बच्चों के समाजी विकास के लिए जो आवश्यक होता है वह मित्रों के साथ संपर्क इज द बेस्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मित्रों के साथ समूह में काम करने से क्या विकसित होता है, सहयोग, डर, आलस्य या क्रोध। सभी लोग बताइए। मित्रों के साथ समूह में अगर काम करते हैं तो क्या विकसित होगा, तो कहीं ना कहीं सहयोग की भावना विकसित होती है। और आप जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि परिवार का एक ऐसा कार्य जो बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा दे दे, आर्थिक कार्य, भावनात्मक कार्य, राजनीतिक कार्य, उत्पादन कार्य। कहीं ना कहीं अगर भावनात्मक सुरक्षा देगा तो हमारा कार्य भी भावनात्मक हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है कि बच्चों में आत्मविश्वास विकास मुख्यतः किससे होता है, प्रेम और सहयोग से, डर से, दंड से या अकेलेपन से। तो बच्चों में आत्मविश्वास का विकास किससे होता है, कहीं ना कहीं प्रेम और सहयोग से होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम यानी कम से कम आयु जो है कितनी रखी गई है। अब यहाँ पे समझना है कि पहला हमारा क्या पूछा गया था, पहले में हमारा लड़का दिया गया, तो लड़का 21 वर्ष है, सभी लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें गलती हो जाती हैं, लड़का लड़की या कभी लड़की और लड़का दे दिया जाता है। ठीक है, तो पहले लड़का दिया गया तो 21 और 18 वर्ष वाले ऑप्शन पे कर लेना है। ठीक है, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार है। भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह न्यूनतम जो है लड़के का 21 वर्ष और 18 वर्ष लड़की का किया गया है। किसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन किस प्रकार से होगा। यह सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का एक आकार होता है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। तो साथियों, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन जो होता है सही नहीं दिया गया है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार, एक एकल परिवार होता है। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया कि परिवार एक इकाई होती है इसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। देखिए, परिवार केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ जो है कहाँ से प्राप्त होता है। ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे के समाजीकरण का पहला पाठ आपके परिवार, विद्यालय, सांस्कृतिक केंद्र या धार्मिक केंद्र से प्राप्त होता है। आप सभी लोग जानते हैं। तो बच्चे को समाजीकरण का जो पहला पाठ जो प्राप्त होता है वह फैमिली अर्थात परिवार से ही प्राप्त होता है। जैसा फैमिली में आप चीज़ें करेंगे, जैसा बच्चा देखेगा वैसे सीखेगा। इसलिए कहते हैं कि बच्चे का वातावरण इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चे का वातावरण होगा वैसे बच्चा सीखता है, जानता है और समझता है।
साथियों प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्राथमिक समाजीकरण। तो ये प्राथमिक समाजीकरण जो होता है क्या होता है, शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना होता है, किशोरावस्था में समाज से सीखना होता है, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना होता है, या शिक्षकों का अनुसरण करना होता है। तो देखिए प्राथमिक जो समाजीकरण होता है वह शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखने को ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। क्योंकि समाजीकरण की यहाँ पे बात हो रही है तो परिवार और मित्र भी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है। साथियों एकल परिवार से तात्पर्य यही होता है कि परिवार जिसमें माता पिता और उनके केवल बच्चे रहते हो, यह आपके एकल परिवार से तात्पर्य हो जाएगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, यह कथन गलत है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी गलत है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, ये गलत है। तो सही क्या है, सही है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ये क्या है, दहेज और बाल श्रम क्या है, बाल श्रम मतलब क्या होता है, कम आयु में बच्चे का काम करना या करवाना, ये होता है बाल श्रम। और दहेज तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2006, 2008, 2011 या 1997। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी यहाँ पे कमेंट, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। और सभी का नोट्स ये सारा PDF फाइल प्राप्त करना है तो आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जयसवाल कोचिंग सेंटर सर्च कीजिए, आपको ग्रुप मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करना ना भूलिए। तो साथियों प्रश्न की बात करेंगे, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया, तो ये दोस्तों 2006 में पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया, 2006 में। लेकिन अगर यह प्रश्न आ गया कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू कब हुआ, तब आपका जवाब होना चाहिए 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ, लेकिन पारित 2006 में ही हो गया था। ठीक है, लागू आपका 1 नवंबर 2007 से हुआ था। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं होती है। देखिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हो तो परिवार की विशेषता होगी। वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, यह आपके परिवार की विशेषता होगी। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व तो ये परिवार की विशेषता होगी। लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वो आपका परिवार की विशेषता नहीं होती। परिवार की विशेषता यही होती प्रत्येक सदस्य की आय एक ही व्यक्ति के पास जमा हो, मालिक मुखिया एक ही व्यक्ति हो। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है तो ध्यानपूर्वक समझना है इस प्रश्न को। शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है दोस्तों। देखिए शारदा एक्ट की अगर बात करते हैं तो शारदा एक्ट का संबंध आपके बाल विवाह से हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक अधिनियम पारित हुआ था शारदा एक्ट, जो 1929 में पारित किया गया था। इसका संबंध बाल विवाह से संबंधित है। इसमें विवाह के लिए लड़कों और लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। और शारदा एक्ट के संबंध में पहले लड़कों की आयु 18 वर्ष के थी और लड़कियों की 14 वर्ष थी। ये शारदा एक्ट था। कब लागू किया गया था, 1929 में लागू किया गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या होता है। देखिए सामाजिक बुराइयों का उदाहरण दहेज भी आपका है, बाल विवाह भी है, बाल श्रम भी है। तो ये तीनों सामाजिक बुराइयां हैं, अर्थात उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह ऑलरेडी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी हमने वो क्वेश्चन किया जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो अभी हमने पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है, अरस्तु ने कहा था, अभी हमने पढ़ा भी है जैसे। इसके बाद है किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। एकल परिवार, मात्रात्मक परिवार, पितरात्मक परिवार या संयुक्त परिवार। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अपने देश के हित में, अपने राज्य के हित में, अपने राष्ट्र के हित में सभी लोग एक बार दिल से कमेंट कीजिएगा और दिल से तैयारी कीजिएगा ताकि इस बार एग्ज़ाम को अवश्य फतह कर सकें, शिक्षा के क्षेत्र में आप योगदान दे सकें। क्योंकि शिक्षा ही वह एक ऐसा हथियार है जिससे सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं।
देश का भविष्य बदला जा सकता है, देश की चीज़ें बदली जा सकती है। जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आगे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आ चुका है और राइट ऑप्शन होगा भाई संयुक्त परिवार इज़ द राइट आंसर। तो संयुक्त परिवार में कलह की संभावना जो है सबसे ज़्यादा रहती है। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं। कथन किस प्रकार से है? क्योंकि एकल परिवार के जो सदस्य रहते हैं वह आत्मनिर्भर रहते हैं, या आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल असत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है, या कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है इसका जवाब सही आंसर क्या होगा। तो एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, ये कथन दोस्तों हमारा पूर्ण रूप से सत्य हो जाता है, क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो भी करना है उन्हें ही करना है, इसलिए आत्मनिर्भर की बात करते हैं। अगला प्रश्न है परिवार की विशेषता नहीं होती। देखिए परिवार की विशेषता जो होती है वह विवाह, यौन संबंध, वंश परंपरा और सार्वभौमिक संगठन होता है, लेकिन समाज विरोधी कार्य करना यह परिवार की विशेषता नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है? मादक पदार्थ, दहेज प्रथा, बाल श्रम या सती प्रथा। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान, जी हाँ, भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष के रूप में जिसके ऊपर चर्चा किया गया है वह हमारा बाल श्रम आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नो डाउट सारी चीज़ें आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए जब भी सती प्रथा की बात की जाती है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास की बात की जाती है, वह एक ही नाम आता है और एक नाम है राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद है साथियों अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1952, 55, 50 या 56? आपके नज़रिए से क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तैयारी की होगी, आपको अवश्य पता होगा, आप अंदाज़ा लगा के अवश्य कमेंट करना है। जी हाँ, A to Z आपको कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट आप कर देते हैं तो आप कमेंटेड हो जाते हैं एग्ज़ाम को फ़तेह करने के लिए। क्योंकि आपके माइंड की मेमोरी जो है, जब आप कमेंट कर लेते हैं तो वो जो भी क्रिएटिविटी करेंगे आपकी माइंड की मेमोरी एकदम से उसको क्या करेगी, सेफ, सिक्योर और अपने मेमोरी में सेव कर लेगी, ताकि सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के वक्त काम आएंगी। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? तो ये दोस्तों आपके 1956 की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है? राष्ट्रहित में, पड़ोस में, समाज में, परिवार में, किस में दी जाती है? बालक बच्चा है, उसको सर्वप्रथम आपस में, समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? तो परिवार के द्वारा दी जाती है। परिवार में हमेशा बोला जाता है सबसे मिल के रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा से होता क्या है, नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता आती है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई आपका देश, परिवार, समाज या समुदाय होता है। तो जब भी छोटी इकाई की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, और वह हमारा फैमिली और परिवार ही होता है, जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। और समाज की शुरुआत परिवार से ही होता है। कई परिवार मिलकर यहाँ हमारे समाज बनते हैं, और समाज से मिलकर गांव, डिस्ट्रिक्ट, राज्य और राष्ट्र बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों साथियों है, जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दायित्वों के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ जगहों में पहले पुरुष प्रधान हुआ करता था, लेकिन कहीं कहीं इसके अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है। कुछ परिवार में आर्थिक धार्मिक दायित्वों के क्षेत्रों में देखा जाए तो इस परिवार को क्या बोला जाएगा? जो स्त्रियों की प्रधानता हो, जिस परिवार में स्त्रियों की चलती हो, महिलाओं को उस परिवार में चलता हो। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मात्र संतात्मक परिवार या मात्र वंशीय परिवार। स्त्रियों की चल रहा है तो कहीं ना कहीं मात्र शब्द से जुड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मात्र संतात्मक परिवार हमारा हो जाएगा, जिन परिवार में स्त्रियों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक भी देखते हैं। दोस्तों ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य
के हाथ में होती है उसे क्या बोलेंगे? देखिए, अगर महिला के हाथ में परिवार की सत्ता उसे मातृसत्तात्मक बोलते हैं, और पुरुष के हाथ में है तो उसको क्या बोला जाता है? पितृसत्तात्मक परिवार बोला जाएगा। तो दोनों चीज़ें समझ लेना, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके, सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है। साथियों, वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार का होता है? वेस्टमार्क के अकॉर्डिंग प्रारंभिक परिवार किस प्रकार का होता है? बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या एक विवाह? तो मार्क वेस्ट के अनुसार प्रारंभिक परिवार जिस प्रकार का होता है वह होता है एक विवाह परिवार। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? सामूहिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन या तलाक हो जाएगा। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें पारिवारिक विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिवारिक विघटन इज द राइट आंसर। साथियों, आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जो होता है वह जन्मजात होता है। किस नियम में होता है? मिताक्षरा के नियम में, दयाभाग के नियम में, प्रवर के नियम में या सपिंड के नियम में होता है? दोस्तों, परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य का अधिकार जो है जन्मजात होता है। यह किस नियम के अकॉर्डिंग है? या आपके मिताक्षरा के नियम के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? क्या आपका वह समाजवाद है, व्यक्तिवाद है, ग्रामीणवाद है या नगरीवाद है? दोस्तों, इनमें से एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी जो होता है वह कौन सा होता है? क्योंकि यहाँ एकल परिवार की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे संयुक्त परिवार की बात की जा रही है। इसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ ताई, सारे कुछ बच्चे, सब कुछ शामिल होते हैं। तो एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी जो होता है वह हमारा ग्रामीणवाद होता है। क्या होगा? ग्रामीणवाद इज द राइट आंसर। 2-3 प्रश्न और बचे हैं, इस चैप्टर से कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। डेली आपका एक चैप्टर होगा, कंप्लीट होगा और प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, तो ज्वाइन करना है डेली आपको। दोस्तों, मनु के मतानुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? पिशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। इन चारों विवाहों को डिटेल से आपको पढ़ लेना है। तो मनु के मतानुसार जिस विवाह को सर्वोत्तम मनु के अकॉर्डिंग माना गया है वह ब्रह्म विवाह माना जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? वह आपका विशेष विवाह अधिनियम 1950 है, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है या आर्य विवाह अधिनियम 1936 है? तो जिस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को सामाजिक समझौता माना जाता है वह हमारा कहलाता है हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।